दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं आईआरएफसी। और आईआरएफसी में ना सबसे बड़ी चीज दो सवाल, वैल्यूएशन बबल की चर्चा हो रही है कि भैया क्या ओवर ही वैल्यूड कर दिया गया है, और एक सोवरेन हाइपर ग्रोथ की। आपको पता होगा इनको एक मेट्रो प्रोजेक्ट, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि आईआरएफसी किसी नॉन, आप कह सकते हो, कोर रेलवे प्रोजेक्ट में जा रहा है। देखो मेट्रो की जिसकी फाइनेंसिंग की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, आईआरएफसी पहली बार यहाँ उतर रहा है। तो डर बहुत ज़्यादा है कि क्या एनपी हो जाएगा, लेकिन जो पूरी आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में बहुत प्रॉफिटेबल लगता है, एक्चुअल रियलिटी बहुत अलग है। और हाँ, जो आईआरएफसी का जीरो एनपीए का जो आप कह सकते हैं लक्ष्य रहता है, वो इस प्रोजेक्ट के बावजूद रहेगा। कैसे, क्या, आईआरएफसी में क्यों उतनी तेजी स्टॉक नहीं हो रही जिसकी चर्चा थी, लगभग 200 रुपए के ऊपर एक समय चला गया था, वहां से काफी गिरावट हो चुका है, इसके ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो भाई सबसे पहले आता है द रीफाइनेंसिंग कैटलिस्ट। देखो सबको क्या दिख रहा है हमारे यहाँ कि भाई 13,527 करोड़ रुपए का हैदराबाद मेट्रो को रीफाइनेंसिंग किया जा रहा है, जो एग्जीक्यूट किया जाएगा मई 25 2026 में। अब ये एक 20 ईयर लॉन्ग टर्म रूपी लोन है हैदराबाद मेट्रो रीफाइनेंसिंग की। ठीक है, अब ये जो इतना बड़ा आया है हैदराबाद मेट्रो रीफाइनेंसिंग का, क्या ये अच्छा है? क्या कंपनी का आप कह सकते हो इसमें कुछ दाव तो नहीं लगा? जी बिल्कुल नहीं लगा है, आप वो समझिए। प्लस क्या कोई बहुत ज़्यादा पैसा आएगा? ऐसा भी नहीं होने वाला है। आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ, आईआरएफसी में अगर आप निवेश कर रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाएगा, आपको ये बहुत अधिक गिरावट भी नहीं दिखाएगा नेट प्रॉफिट में। एक स्टडी, एक अच्छे रिजल्ट आपको धीरे धीरे कंपनी देती रहेगी। और अब जो ये रीफाइनेंस हुई है, देखो भैया ये रीफाइनेंसिंग है, और रीफाइनेंसिंग किसको किया जा रहा है? तेलंगाना गवर्नमेंट को। जी हाँ, ये एक गवर्नमेंट बैक चीज है, तो एनपी होने के चांस ही नहीं उठते। तो जैसा मैंने कहा था कि एनपी होने वाला है, और ये रीफाइनेंसिंग है, यानी मेट्रो ऑलरेडी बन चुकी है, बनाने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा और अंदर लेकर के जाओगे कि भैया क्या है, तो यहां पे साफ साफ लिखा है एक सॉवरेन ट्रांजैक्शन है ये, जहां पर 100% ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है, ट्रांसफर आउट, प्राइवेट प्रमोटर रिस्क एलिमिनेटेड। यानी ये पहले एलएनटी का काम था, एलएनटी से हटा करके किसको मिल गया? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, यानी गवर्नमेंट बैक्ड ये चीज हो गई है। और जो एसेट है उसे कन्वर्ट किया गया है टू फुल्ली स्टेट ओन पब्लिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जैसे ही चेंज हुआ ना, आईआरएफसी ने कहा भाई हम फाइनेंस करेंगे। 20 साल की पूरी लीज है। और देखो ये ना बड़ा टिपिकल क्यों है, मैं आपको बताता हूं, आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। आईआरएफसी मैंडेट एक्टिवेटेड, जो सॉवरेन बैक्ड एसेट सिक्योर किया जा रहा है, ये कंपनी को एक प्रेडिक्टेबल 20 ईयर कैश फ्लो देगा वाया आरबीआई लिंक डायरेक्ट डेबिट डेट। तो ये पूरी चीज है। अब यहां पर लगेगा यार जब इतना अच्छा हुआ होगा, बढ़िया प्रोसेसिंग फीस मिली होगी, कुछ फटाक से एक बड़ा प्रॉफिट आया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन जो इंटरेस्ट रेट की बात है उसकी भी मैं आगे चर्चा करूंगा, एक एक करके आपको समझाऊंगा। आप यहां पाते हो कि जो यील्ड ऑप्टिमाइजेशन है, ओवर एक्सप्लोसिव ग्रोथ, क्यों? कंसेशन बनाए गए भाई साहब, पूरा का पूरा प्रोसेसिंग फीस है उसे हटा दिया गया, कोई भी जीरो कमिटमेंट चार्ज लिया गया है, कोई भी नहीं किए जाएगी, नो प्री पेमेंट पेनल्टी भी यहां नहीं दी जाएगी। यानी कि ये पूरी की पूरी चीजें आपके सामने हैं। हो क्या रहा है, सोवन बेनिफिट क्या है? पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट ओन गारंटी मिल रही है, 20 साल की प्रेडिक्टेबल यील्ड मिलेगी, कोई फ्रिक्शन नहीं होने वाला सोवरेन एसेट एक्विजिशन का। अब ये जो डेट स्ट्रक्चरिंग है एक्साइज, ये रिप्लेस करती है हाई कॉस्ट एनसीडी को और कमर्शियल पेपर को। भैया अगर कमर्शियल पेपर से या एनसीडी के थ्रू जाते, सबको पता है कितना महंगा होता है ये गवर्नमेंट के लिए। और अब जब, और देखो इसकी भूमिका बहुत पहले से बन रही थी कि आरएफसी अब आप कह सकते हैं कहाँ जाएगी, मेट्रो में जाएगी। आपको यहाँ मैं बताता हूँ, ये जो मेरे ख्याल से 300 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर छूट दी गई है, और जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो बिटवीन 7 से 7.5 के बीच बात कही जा रही है, परसेंट के बीच में। अब आपको लगेगा यार 7 to 7.5% बेहतरीन होता है, हर साल आपको मिलेगा, लेकिन भैया इस पे जो 7-7.5% का रिटर्न है ना, ये कंपनी बस पूरा नहीं आएगा। पूरा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आईआरएफसी ने लोन कहाँ से लिया है? जापान से। जापान से लोन लिया है मेरे ख्याल से 149 या कुछ ऐसा मिलियन यान ऐसा कुछ लिया है, बड़ा समझिए वो लगभग 6.1% उन्होंने लिया है।
तो जहां से पैसे उठाए इनको दिए 7.72 में, तो ओवरऑल कंपनी कितना कमाएगी साल में? 1.1% के आसपास। कोई यहाँ पे बहुत इंस्टेंटली जंप प्रॉफिट भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई प्रोसेस फीस भी नहीं मिली है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना, स्टेडी, और मैं बार बार बात कहता हूँ, IRFC आपको स्टेडी ग्रोथ देगा, आपको कोई मिरेकल करके नहीं देगा। बट इस बार के जो Q4 के नंबर आए ना, वो क्यों डराने वाले रहे, लोगों को समझ में नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे रेवेन्यू में तो भाई 9% ज़्यादा का जंप था ईयर ऑन ईयर, 7,335 करोड़ से ज़्यादा का। और इसके उलट जब आप नेट प्रॉफिट देखते हो, ये मात्र 0.15% बढ़ा है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 6.5% ज़्यादा की गिरावट है, 1,684 करोड़ से ऊपर का। इसे हमको ईयर ऑन ईयर देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं। अब है क्यों रहा है भैया ऐसा? क्योंकि ये आप गैप देख रहे हो ना, ड्रिवन बाय 10.5% से ज़्यादा का फाइनेंस कॉस्ट में जंप आया है, 5,524 करोड़ से बड़ा का जंप। और ये मुझे थोड़ा कंसर्न क्यों लगा? क्योंकि IRFC एक लगभग गवर्नमेंट बैक कंपनी रहती है। जब इस प्रकार की कंपनी में फाइनेंस कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि भाई इट इज़ एज अ मिडिलमैन, IRFC को आप मिडिलमैन कह सकते हो, क्योंकि एक बैंक की तरह काम करती है। वहाँ से कहीं से पैसे उसने उठाए कुछ इंटरेस्ट रेट में, फिर उस पैसे को उन्होंने किसी को दिया, इससे 1 या 2% ज़्यादा के इंटरेस्ट रेट में। लेकिन यही फाइनेंस रेट इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि तमाम चीज़ों को खा जा रही है। और यही कारण है कि IRFC एक बड़ी गिरावट दिखाया आपको, जैसे ही नंबर आपके सामने रखे गए Q4 की। मेरे ख्याल से अभी 100 रुपये के नीचे के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। तो ये पहला कारण रहा। ठीक है, आप फाइनेंशियल 26 की अगर आप इंस्टीट्यूशनल बैलेंस शीट देखोगे, आप कुछ अच्छी चीज़ें भी पाओगे भाई। 5 लाख करोड़ रुपए का आप ये कह सकते हो टोटल एसेट माइलस्टोन है। और AUM कितना हिट कर चुका है? 4,85,000 करोड़ का। कोई भी 0 NPA भैया, 0 NPA, फ्लॉलेस 0 NPA ट्रैक रिकॉर्ड जो लगातार जो ये कंपनी है मेंटेन कर रही है। 5.36 रुपये की फुल ईयर की कंपनी की EPS रही है। नेट प्रॉफिट 7.08% जंप किया है, जो फाइनेंशियल 25 में इतना था दोस्तों। तो फाइनेंशियल 25 में EPS कितना था? 4.98 रुपीज़। मैं बार बार कह रहा हूँ, IRFC से इतनी उम्मीद मत करो कि ये कोई बहुत बड़ा जंप दिखा दे आपको। ये आपको स्टडी हर एक समय से काफ़ी एक आप कह सकते हो सेफ बेट मिलेगी। हाँ, जंप ग्रोथ प्रॉफिट नहीं होगी। आने वाले समय में अगर फाइनेंस कॉस्ट, अगर कंपनियां कुछ काम करती हैं और फाइनेंस कॉस्ट को कम कर लेती हैं, आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू जंप है और जो बॉटम लाइन में कमी आपको दिख रही है, उसका गैप थोड़ा कम होता दिखाई देगा। थोड़ा कम होगा, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, इसके चांसेस कम रहेंगे। फिर आप यहाँ से जब आगे बढ़ते हो तो आप यहाँ पाते हो कि कई सवाल है, भाई स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा है? कंपनी ठीक है भाई, रेगुलेटर लगातार काम दे रही है, लगातार अच्छे प्रॉफिट 1600 करोड़ रुपए के एटलीस्ट हर क्वार्टर में जंप है। प्रॉब्लम है इनका सेबी मैंडेट, जो मिनिमम 25% की पब्लिक शेयर होल्डिंग मानता है फॉर एंटिटीज ओवर 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के विद इन 5 ईयर्स ऑफ लिस्टिंग। देखिए सेबी क्या कह रहा है, एटलीस्ट 75% या उससे कम होना चाहिए स्टेक आपका। अगर आपकी कंपनी का 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा का होल्डिंग है, और वो भी 5 साल लिस्टिंग जैसी उसके 5 साल में, तो देखिए करेंटली 82.36% की करंट होल्डिंग है। कंपनी ने क्या किया था, फरवरी 2026 में 2% का OFS लेके आया थी। कितनी? गवर्नमेंट 2% की। तो गवर्नमेंट के पास अब एडिशनल 7.36% है, जो कंपनी को अगर कंप्लायंस प्रूव करना है तो ये करना पड़ेगा। कोई भी सिग्निफिकेंट अपवर्ड रैली ट्रिगर कर देगी क्या इस पूरे के पूरे डिसइन्वेस्टमेंट को, और क्रिएट करेगी एक रिजिड टेक्निकल सेलिंग 104 से 120 एक्यूमुलेशन रेजिस्टेंस जोन में। ठीक है, अच्छा आप देखो 229 रुपए का क्या था ऑल टाइम हाई, तो 229 रुपए से गिर करके स्टॉक कितना ज्यादा गिर चुका है। रीजन यही है कि भाई अब क्या है, थोड़ी रियलिस्टिक हो रही है चीजें। सबको पता है कि जो एक OFS का समय था लगातार पास आ रहा है, और कोई भी अगर बड़ी तेजी होगी तो वो OFS का शिकार बन जाएगी। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और जो दबाव का माहौल है ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इंस्टीट्यूशनल एपेटाइट वार्निंग, देखो क्या हो रहा है, फरवरी में 25 से 26% ऑफर क्या हुआ, 2% का स्टेक, फ्लोर प्राइस था 104 रुपए, डिमांड ये थी नॉन रिटेल सब्सक्राइब टू ओनली 95% एलोकेशन। गवर्नमेंट फोर्स की जब एडिशनल 2% ग्रीन स्टॉक ऑप्शन ड्यू टू बिग डिमांड, तो गवर्नमेंट जो एडिशनल 2% लाने वाली थी वो भी नहीं कर पाई। तो ये है इंस्टीट्यूशन बैट्स है वो रिफ्यूज कर दिया टू एब्जॉर्ब द फुल बेस लाइन OFS, और एब्जॉर्बिंग रिमेनिंग 7.6 ये रिक्वायर होगा
एक सिग्निफिकेंट प्राइस कंसोलिडेशन। तो सबको ये डर है कि पैसे भाई साहब फंस जाएंगे, और जिस प्रकार की उम्मीद गवर्नमेंट वालों से थी वो भी नहीं आ रही हमको। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं इश्यूज आपको दिखेंगे। और इवन शॉर्ट टू मिड टर्म तब तक जब तक कि पूरा का पूरा OFS नहीं हो जाता तब तक ऐसे कोई बहुत बड़ी रैली दिखाएगा नहीं, बल्कि आपको यहाँ पर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन जोन की ओर लेकर के जाना पड़ेगा। तो भाई व्हाट्स द स्ट्रेटेजिक प्लेबुक? ये सिंपल है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स कॉस्ट मोर देन 150 रुपीज, होल्ड करी फॉर यील्ड, अवॉइड की पैनिक सेल को 1900 के सपोर्ट में। देखो यार, मैं आपसे बताता हूँ, IRFC इट्स ओनली फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरे और मेरे फादर की इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकती है, मेरी फैमिली की लगभग 25 रुपये या 30 रुपये के आसपास, या मोर और लेस 30 रुपीज़ के आसपास इसमें स्टेक है। हाँ, जब स्टॉक शानदार रैली दिखाया, अब 150 के आसपास, 140 के पास गया, तो मैंने 10 to 12% की मेरे ख्याल से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। बट अभी भी ठीक ठाक सा स्टेक है मेरे पास इसमें, क्योंकि IRFC को मैंने ना बहुत लंबे समय के लिया हुआ था। तो इसे ना ट्रीट करो एक कॉसी फिक्स्ड इनकम, इसे एक FD, छोटी मोटी FD की तरह सोचो, जो आपको बीच बीच में कैपिटल एप्रिसिएशन देगा और FD देगा, जिसके 0 NP है, सोवरेन बैकिंग है, ठीक है। और कंपनी ने, मैं बता दूं, फाइनेंशियल 26 में 2744 करोड़ रुपए का इंटरिम आपको डिविडेंड भी दिया था। अब फ्रेश बायर, आराम से, डोंट डू लम सम, प्लीज एक्यूमुलेट करो। यहाँ पे स्टॉक फंडामेंटली अभी भी 7.25% ऊपर की ऑफिस मान यहाँ पे होने वाली है। तो भाई नियर जो प्राइस है ना 104 के आसपास ऑफिस प्राइस था, वहाँ पे करें। इवन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने चेक किया था 98 रुपीज़ के आसपास ये पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं कंपनी ट्रेड कर रही थी। तो भाई ये रियलिटी है ओवरऑल IRFC की, कि भाई अभी टेक्निकल कंस्ट्रेंट में रहेगा, कोई भी ऊपर दबाव का माहौल बनाएगा OFS के लिए। फंडामेंटली भाई साहब कंपनी फोर्ट्रेस है, कंपनी को ज़बरदस्त एक्सपैंड कर रही बियॉन्ड रेलवे लाइन, अब वो हैदराबाद मेट्रो में जा रही है और बहुत सारी चीज़ें कर रही है। 5 लाख का एसेट है, 0 NP है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ बाय फॉर द यील्ड, वेट फॉर द फ्लोट, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, एक छोटी सी चर्चा IRFC को लेकर के आपके सामने करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।